हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अकाउंट्स पॉइंट सुनीता रानी। तो बेटा आज के वीडियो में हम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर कवर करने जा रहे हैं, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। तो बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट क्या होती है बेटा? ये वो स्टेटमेंट है जिसमें हमें कैश बुक के बैलेंस और पासबुक के बैलेंस में जो डिफरेंसेस हैं उसके रीजंस का पता चलता है, और फिर हम उस स्टेटमेंट के और उन रीजंस के बेसिस पे एक बुक के बैलेंस से दूसरे बुक के बैलेंस तक पहुंच सकते हैं और उनको रिकंसाइल कर सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट हमें इन डिफरेंसेस के रीजन के बारे में बताती है, और फिर बाद में उन रीजन के बेसिस पे हम इन बैलेंसेस को रिकंसाइल कर सकते हैं। तो इसके लिए बेटा आपको ये पता होना चाहिए कि कैश बुक क्या है और पासबुक क्या है। कैश बुक बेटा बिजनेस द्वारा प्रिपेयर की जाती है, और जो बैंक पासबुक होती है वो बैंक द्वारा प्रिपेयर की जाती है। तो जो कैश बुक में दो कॉलम होते हैं, एक कैश इन हैंड और एक बैंक बैलेंस के लिए। तो इस चैप्टर के लिए मैं सिर्फ कैश बुक के बैंक बैलेंस के बारे में ही बात करूंगी। तो बेटा जब कैश बुक बनाई जाती है बिजनेस में, तो वो बिजनेस द्वारा उसके बैंक में जितना भी बैलेंस है उसको रिकॉर्ड करने के और उससे रिलेटेड जो ट्रांजैक्शंस हैं उनको रिकॉर्ड करने के लिए प्रिपेयर की जाती है कि बैंक में हमने कितना पैसा डिपॉजिट करवाया है और कितना उसमें से हमने विड्रॉल किया है। इसकी सारी रिकॉर्डिंग के लिए हम कैश बुक प्रिपेयर करते हैं। और जो बैंक हमारे अकाउंट से हमसे रिलेटेड जो ट्रांजैक्शन है उसकी रिकॉर्डिंग के लिए जो भी बुक तैयार करता है उसको हम पासबुक बोलते हैं। तो जो बेटा कैश बुक प्रिपेयर करने का और पासबुक प्रिपेयर करने का बेसिक फंडा है, पहले हम उसको समझ लेते हैं एक एग्जांपल के साथ। मान लो कि बिजनेस ने कोई कैश डिपॉजिट करवाया है बैंक में, तो बिजनेस की बुक्स में वो एंट्री कैसे होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बैंक क्योंकि यहाँ पे रिसीवर है और कैश हमारा एसेट है, तो वो बिजनेस से जा रहा है, तो इसीलिए इसको हमने क्रेडिट किया है। तो पर्सनल के रूल के अकॉर्डिंगली बैंक रिसीवर है, इसीलिए इसको डेबिट किया है। तो जब इसकी पोस्टिंग हम कैश बुक में करेंगे तो उसको हम डेबिट साइड पोस्ट करेंगे टू कैश अकाउंट के साथ। तो इस तरह बैंक कॉलम में हमारा बैलेंस जो है वो 500 का इसको बैलेंस करने पे शो हो रहा है, मतलब जो कि पॉजिटिव बैलेंस है। अगर डेबिट बैलेंस होगा तो इसका मतलब है कि कैश एट बैंक हमारा जितना भी डेबिट बैलेंस शो हो रहा है उतना है, मतलब ये एसेट को शो करेगा। डेबिट बैलेंस, कैश बुक का डेबिट बैलेंस बिजनेस की एसेट को शो करेगा, बैंक बैलेंस को शो करेगा। तो बेटा वही अगर ट्रांजैक्शन की पोस्टिंग हम बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उसकी जर्नल एंट्री क्या बनती है? कैश अकाउंट डेबिट टू कस्टमर, कस्टमर मतलब बिजनेस। तो उसके अकॉर्डिंगली जो इसकी पासबुक में बेटा पोस्टिंग होगी वो कुछ इस तरीके से होगी, बाय कैश के साथ। तो उसका पासबुक का जो बेटा फॉर्मेट कुछ इस तरह से होता है। तो उसमें हम डिपॉजिट वाले कॉलम को, इस अमाउंट को शो करेंगे, और क्योंकि ये अमाउंट जो कि कस्टमर ने डिपॉजिट करवाया है अपने बैंक अकाउंट में, वो बैंक के लिए एक तरह की लायबिलिटी है। तो लायबिलिटी को बैंक क्या करेगा? क्रेडिट करेगा। तो उसका जो नेट फिर बैलेंस है वो भी उसको क्रेडिट बैलेंस के तौर पे ही शो करेगा। तो जो बैलेंस बिजनेस की कैश बुक में डेबिट शो कर रहा है वही बैलेंस हमारा पासबुक में क्रेडिट बैलेंस शो करेगा, क्योंकि बैंक के लिए वो लायबिलिटी है और बिजनेस के लिए वो एसेट है। तो इसी रूल को फॉलो करते हुए ही कैश बुक बनाई जाती है बिजनेस द्वारा और पासबुक बनाई जाती है बैंक द्वारा। तो इसके लिए बेटा जब भी हम बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं तो हमारे लिए ये चीजें समझना बहुत जरूरी है कि यहाँ इसमें कैश के जहाँ कैश से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शंस हैं, जहाँ बैंक बैलेंस से रिलेटेड जो ट्रांजैक्शंस है उसमें उनके डेबिटेड और क्रेडिटेड होने का क्या मतलब है। तो अगर कैश बुक में कुछ भी डेबिट हो रहा है तो उसका मतलब क्या है कि बैलेंस इंक्रीज हो रहा है। समझ लगी है? पर इसके ऑपोजिट अगर पासबुक में कुछ डेबिट हो रहा है तो उसका मतलब क्या है कि बैलेंस डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि ये लायबिलिटी है बैंक के लिए। बैंक के अकॉर्डिंगली वही अमाउंट, वही बैलेंस बैंक के लिए लायबिलिटी है और बिजनेस के लिए वो
एसेट है, तो इसीलिए ये रूल फॉलो हो रहा है। और इसके ऑपोजिट अगर कोई अमाउंट क्रेडिट हो रहा है कैश बुक में, तो उसका मतलब है कि वो अमाउंट डिक्रीज हो रहा है, वो बैंक बैलेंस हमारा डिक्रीज हो रहा है। और इसके ऑपोजिट अगर पासबुक में कोई अमाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो इसका मतलब है कि बैंक बैलेंस हमारा इंक्रीज हो रहा है। तो इस फंडे को समझते हुए ही हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को प्रिपेयर करना सीखेंगे। तो इसके लिए बेटा हमारे पास जो मेन 4 टाइप ऑफ इंफॉर्मेशंस और स्टेटमेंट्स हो सकती हैं, जिसके बेसिस पे हमें बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करनी है। तो इन 4 तरह की जो हमारी इंफॉर्मेशंस है, उसके बेसिस पे हम इंडिविजुअली 1-1 न्यूमेरिकल सॉल्व करके इस कंप्लीट चैप्टर को कवर करेंगे बहुत ही आसान तरीके से। तो बेटा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हुए हमें एक खास बात का ध्यान रखना है, वो ये है कि बैलेंस चाहे कैश बुक के साथ दिया हो और चाहे पासबुक के साथ दिया हो, हमें ये नहीं देखना है कि क्या सही है और क्या गलत है। हमने बस इस बात का ध्यान रखना है कि अगर हमें कैश बुक के साथ बैलेंस दिया हुआ है, तो उसे हमें पासबुक के बैलेंस के इक्वल कैसे पहचाना है। तो इसके बेसिस पे हमें कैश बुक में वैसे ही एडजस्टमेंट्स करनी होंगी जैसे कि पासबुक में की गई हैं। तो हमारी जो भी ट्रांजैक्शंस होंगी, जो भी मिस्टेक्स होंगी, चाहे एरर्स होंगे, ओमिशंस होंगी, उसकी जो एडजस्टमेंट होनी है, जो भी आइटम्स के अमाउंट प्लस होना है या माइनस होना है, वो इस बेस पे होना है कि कैसे हम एक बुक के बैलेंस से दूसरे बुक के बैलेंस तक पहुंच सकते हैं। हमने इस बात का ध्यान नहीं रखना कि क्या सही है और क्या गलत है। तो बेटा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के जो न्यूमेरिकल होंगे, उसमें जो हमारे पास इंफॉर्मेशन होगी वो 2 तरह के बैलेंसेस के साथ हो सकती है, बैलेंस एज पर कैश बुक या फिर बैलेंस एज पर पासबुक। तो इसके बारे में मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया है, मैं फिर आपको बता देती हूँ कि अगर बैलेंस एज पर कैश बुक डेबिट बैलेंस है तो इसका मतलब फेवरेबल बैलेंस है, और अगर क्रेडिट बैलेंस है तो इसका मतलब अनफेवरेबल, मतलब बैंक ओवरड्राफ्ट है हमारे पास। और अगर पासबुक का क्रेडिट बैलेंस है तो वो फेवरेबल बैलेंस को शो करेगा, और अगर डेबिट बैलेंस है पासबुक का तो वो हमारे बैंक ओवरड्राफ्ट को शो करेगा, अनफेवरेबल बैलेंस को शो करेगा। तो जब हमने बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करनी है, हमें इस बात का ध्यान रखना है कि अगर इंफॉर्मेशन हमारे पास बैलेंस एज पर कैश बुक के अकॉर्डिंगली गिवन है, तो हमने जो भी चेंजेस करने हैं वो कैश बुक में चेंजेस करने हैं, ताकि हम पासबुक के बैलेंस तक पहुंच सके। तो इसी तरह अल्टरनेटिवली अगर हमारे पास इंफॉर्मेशन या बैलेंस एज पर पासबुक गिवन है, तो हमने जो भी चेंजेस करने हैं अपनी पासबुक के बैलेंस में करने हैं, ताकि हम कैश बुक के बैलेंस तक पहुंच सके। तो यही बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है, जिसमें हमें एक बुक के अकॉर्डिंगली बैलेंस गिवन होगा, तो उस बुक में ही हमने चेंजेस करके दूसरी बुक तक पहुंचना है, दूसरी बुक के बैलेंस तक पहुंचना है। तो इट्स जस्ट फंडा ऑफ प्लस और माइनस कि कौन कौन से आइटम्स या रीजंस जो भी हमारे डिफरेंसेस के हैं, उनको किसको, किन आइटम्स को हमें प्लस करना है और किसको हमें माइनस करना है। तो ये बहुत ही आसान है, हम इसको न्यूमेरिकल करते हुए समझते हैं। तो बेटा इसके लिए मैंने टीएस गरेवाल की बुक से क्वेश्चन नंबर 6 पहले सिलेक्ट किया है, जिसमें हमें डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक जो है वो गिवन है। ठीक है, तो बेटा स्टेटमेंट को हम रीड कर लेते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 दिसंबर 2008। तो जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन है वो है डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। तो डेबिट बैलेंस फेवरेबल बैलेंस को शो करता है। तो सबसे पहले हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के लिए हेडिंग नोट करेंगे, और जिस डेट पे हमें इस स्टेटमेंट को प्रिपेयर करना है उस डेट को भी नोट करेंगे, और उसका फॉर्मेट ड्रॉ करेंगे जो कि इस तरह है, पर्टिकुलर डिटेल अमाउंट। तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के लिए 2 फॉर्मेट हैं,
एक इस तरह डिटेल और अमाउंट वाला जिसमें हम ऐड और लेस आइटम्स को शो करते हैं, और एक दूसरा है प्लस और माइनस वाला। आपको जो भी अच्छा लगता है आप उसी के अकॉर्डिंगली जो न्यूमेरिकल कर सकते हैं, पर मेरे लिए ये ज़्यादा सूटेबल है तो मैं यही ज़्यादा यूज़ करती हूँ। तो बेटा जो फर्स्ट हमारी इंफॉर्मेशन थी डेबिट बैलेंस को शो कर रही है। बैलेंस एज पर कैश बुक डेबिट, ये फेवरेबल बैलेंस है तो हम अमाउंट में इसको पॉजिटिव बैलेंस के तौर पे शो करेंगे। इसके बाद जो सेकंड हमारी इंफॉर्मेशन है उसमें क्या है कि ए चेक फॉर ₹500 इशूड इन फेवर ऑफ करण हैज नॉट बीन प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। तो चेक इशू करने का क्या मतलब होता है कि पेमेंट कि हमने पेमेंट करनी है। तो अगर चेक इशू किया है तो इसका मतलब है कि बिजनेस ने अपनी कैश बुक में से उस अमाउंट को रिड्यूस कर दिया है। चेक इशू करने का मतलब है कि बिजनेस ने अपनी पास कैश बुक में से उस अमाउंट को रिड्यूस कर दिया है, पर अभी तक वो चेक प्रेजेंटेड नहीं किया गया है पेमेंट के लिए। मतलब जिस भी पर्सन ने वो पेमेंट रिसीव करनी थी उस चेक के थ्रू, उसने अभी तक पेमेंट रिसीव नहीं की है। इसका मतलब है कि पासबुक से वो अमाउंट अभी रिड्यूस नहीं हुआ है। तो हमें पासबुक के बैलेंस तक पहुंचना है, तो उसके लिए हमें इस अमाउंट को दोबारा ऐड करना होगा ताकि हम पासबुक के बैलेंस तक पहुंच सके। इस बात का ध्यान रखना कि हमें जो भी चेंजेस करने हैं वो बैलेंस के अकॉर्डिंगली करने हैं, कि अगर बैलेंस हमें कैश बुक के अकॉर्डिंगली दिया हुआ है तो हमें जो चेंजेस करने हैं वो भी कैश बुक के अकॉर्डिंगली ही करने हैं, उसी में ही चेंजेस करने हैं ताकि ऑपोजिट बुक के बैलेंस तक हम पहुंच सके। तो इसीलिए हम यहाँ पे, क्योंकि कैश बुक में ये अमाउंट रिड्यूस हो चुका है तो उसी में हम ये अमाउंट ऐड बैक कर रहे हैं ताकि हमारा अमाउंट जो है, हमारा जो बैलेंस है वो पासबुक के बैलेंस से मैच हो सके। तो नेक्स्ट जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है वो है ए बिल फॉर 700 रिटायर्ड बाय द बैंक अंडर ए रिबेट ऑफ ₹20। रिटायर्ड बिल को रिटायर करने का क्या मतलब होता है? पेमेंट करना। तो रिबेट यहाँ पे ₹20 की है, तो 700 का जो बिल था वो 680 में हमने रिटायर किया है। तो पर नेक्स्ट जो इंफॉर्मेशन है उसमें क्या है, द फुल अमाउंट ऑफ द बिल वॉज क्रेडिटेड इन द कैश बुक। पर कैश बुक में जो कि पूरा का पूरा अमाउंट ही हमने क्रेडिट कर दिया है। तो यहाँ पे क्रेडिट का मतलब है कि हमने माइनस कर दिया है। कैश बुक में फुल अमाउंट क्रेडिट करने का क्या मतलब है कि हमने 700 का 700 ही अमाउंट माइनस कर दिया है। तो क्योंकि हमने रिबेट पे ये बिल रिटायर किया है, ₹20 कम हमने पे किए हैं, तो इसीलिए हमें कैश बुक के बैलेंस को भी बैंक के बैलेंस से मैच करने के लिए जितना भी ज्यादा पेमेंट किया है उसको दोबारा ऐड करना होगा। यहाँ पे अगर रॉन्ग क्रेडिट किया हुआ है तो उसको हमें ऐड बैक करना होगा यहाँ पे, अपने बैलेंस को पासबुक के बैलेंस के साथ रिकंसाइल करने के लिए। तो नेक्स्ट इंफॉर्मेशन रीड करते हैं। ए चेक फॉर ₹295 डिपॉजिट इन द बैंक हैज बीन डिसऑनर्ड। तो बेटा यहाँ पे चेक डिपॉजिट करने का मतलब है कि बिजनेस को चेक रिसीव हुआ है, तो ये अमाउंट जो है वो कैश बुक में हमने डेबिट कर दिया है, कैश बुक के बैंक बैलेंस को हमने इंक्रीज कर दिया है। पर क्योंकि वो चेक जो हमने डिपॉजिट किया था वो डिसऑनर हो चुका है, तो इसका क्या मतलब है कि बैंक बैलेंस उस अमाउंट के साथ रिड्यूस हो चुका है। तो बैंक बैलेंस अगर हमारा रिड्यूस हो चुका है पासबुक के अकॉर्डिंगली, तो हमें कैश बुक में भी उस अमाउंट को रिड्यूस करना है। तो इसीलिए ये जो ट्रांजैक्शन है इसका अमाउंट हम यहाँ पे लेस करेंगे 295 के। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में सम ऑफ ₹800 डिपॉजिटेड इन द बैंक हैज बीन क्रेडिटेड एज ₹80 इन द पासबुक। बैंक में ₹800 डिपॉजिट कराए गए हैं, पर
पासबुक में से ₹80 के साथ ही क्रेडिट किया गया है। इसका मतलब कि 720 जो है वो कम क्रेडिट किया गया है पासबुक में। तो 720 का जो डिफरेंस है वो हमें कैश बुक में भी एडजस्ट करना है। 720 का जो शॉर्ट क्रेडिट साइड हमने अमाउंट पास किया है, पोस्ट किया है, उसको हमें कैश बुक में भी एडजस्ट करना होगा, उसे माइनस करके, रिड्यूस करके। तो 720 यहाँ पे लेस होगा। पेमेंट साइड कैश बुक की अंडर कास्ट है 200, तो कैश बुक में से ये अमाउंट हमें रिड्यूस करना होगा पासबुक के बैलेंस के साथ मैच करने के लिए। और जो लास्ट ट्रांजैक्शन में उसमें बिल रिसीवेबल 1000 का डिसऑनर्ड हुआ है। बेटा बिल ये पहले डिस्काउंटेड था, तो डिस्काउंटेड का मतलब होता है कि हमारा बैंक बैलेंस इंक्रीज हो रहा है, पर बाद में अगर ये डिसऑनर्ड हो गया तो इससे बैंक बैलेंस रिड्यूस भी होता है। पर कैश बुक में ये ट्रांजैक्शन नहीं हुई है, तो यहाँ पे हम इसे रिड्यूस करेंगे ताकि हमारा बैलेंस जो है पासबुक से मैच हो सके। तो 1000 यहाँ पे लेस होगा। तो सारी ट्रांजैक्शन की पोस्टिंग के बाद हमारा जो नेट बैलेंस आ रहा है एज पर पासबुक वो आ रहा है 8305, जो कि क्रेडिट बैलेंस है और फेवरेबल बैलेंस को शो कर रहा है। तो बेटा नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल है टीएस गरेवाल की बुक से वो है न्यूमेरिकल नंबर 13। इसमें जो हमें बैलेंस दिया हुआ है वो एज पर पासबुक दिया हुआ है और पॉजिटिव बैलेंस है जो कि क्रेडिट बैलेंस को शो करता है। तो स्टेटमेंट को रीड करते हैं। प्रिपेयर बैंक्स रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ऑन 31 मार्च 2019 फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर। तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन है बैंक बैलेंस एज पर पासबुक 10,000, ये पॉजिटिव बैलेंस है तो इसका मतलब क्रेडिट है। बैंक बैलेंस एज पर पासबुक क्रेडिट, तो इसको हम अमाउंट वाली साइड में नोट करेंगे 10,000 का अमाउंट। सेकेंड ट्रांजैक्शन है चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नो एंट्री वाज पास्ड इन द कैश बुक। चेक हमने जो है वो बैंक में डिपॉजिट करवा दिया है, तो इसका मतलब है कि पासबुक में वो अमाउंट क्रेडिट हो चुका है, पर कैश बुक में हमने उसको अभी तक रिकॉर्ड नहीं किया है। तो इन्फॉर्मेशन हमारे पास पासबुक की है, तो जो भी चेंजेस हमें करने हैं वो पासबुक में करने हैं ताकि हम कैश बुक के बैलेंस तक पहुंच सके। तो जो इन्फॉर्मेशन या जो रिकॉर्डिंग हमने कैश बुक में नहीं की है, जो भी मतलब पॉजिटिव अमाउंट या फिर डेबिटेड अमाउंट जो चाहिए था कैश बुक में होना, अगर हमने उसको नहीं किया है तो यहाँ पे हम उसको माइनस करेंगे। पासबुक में तो ये अमाउंट क्रेडिट हो चुका है, पर क्योंकि कैश बुक में ये अमाउंट डेबिट नहीं हुआ अभी तक, इसीलिए हमें कैश बुक के बैलेंस तक पहुंचने के लिए इस अमाउंट को यहाँ पे डिडक्ट करना होगा, लेस करना होगा 500 के साथ। अब ये समझो कि हम यहाँ पे जो भी चेंजेस करेंगे वो पासबुक में करेंगे ताकि हम कैश बुक के बैलेंस तक पहुंच सके। उसके बाद जो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है चेक रिसीव्ड एंड एंटर्ड इन कैश बुक बट नॉट सेंड टू बैंक। हमने जो है चेक रिसीव किया हुआ है, इसका मतलब कैश बुक में उसकी रिकॉर्डिंग की है, पर बैंक में अभी तक वो डिपॉजिट नहीं करवाया है। तो कैश बुक में इसका मतलब है कि वो अमाउंट हमने ऐड किया हुआ है, ठीक है। तो हमें पासबुक के में वो अमाउंट हमने ऐड नहीं किया है, तो यहां तक हमें पता है कि हमने जो भी चेंजेस करने हैं पासबुक में करने हैं ताकि हम कैश बुक के बैलेंस तक पहुंच सके। तो हम कैश बुक में उस अमाउंट को ऐड कर देंगे, चेक रिसीव बट नॉट सेंड टू द बैंक के रूप में 1200 को ऐड करेंगे यहाँ पे। और इसके बाद क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक बैंक कॉलम कास्ट शॉर्ट, इसका मतलब है कि पेमेंट साइड, क्रेडिट साइड का मतलब है पेमेंट साइड जो है वो कैश बुक की शॉर्ट शो हो रही है। तो हमें अगर कैश बुक की पेमेंट साइड कम है तो हमें क्या करना होगा कि हमें भी उस अमाउंट तक पहुंचने के लिए, कैश बुक के अमाउंट को वहां तक पहुंचाने के लिए हमें यहाँ पे पासबुक में उतना ही अमाउंट जो है वो ऐड करना होगा, क्योंकि हमने कैश बुक में वो अमाउंट अभी तक माइनस नहीं किया है। पेमेंट अगर हमने रिकॉर्ड नहीं की है तो इसका मतलब है कि उतने अमाउंट से हमारी पासबुक जो है वो कम शो हो रही है कैश बुक के कंपैरिजन में। तो हमें तो कैश बुक तक पहुंचना है, तो हम भी यहाँ पे क्या करेंगे, उस अमाउंट को यहाँ पे ऐड करेंगे, ठीक है। तो क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक अंडर कास्ट है तो इसीलिए 200 यहाँ पे ऐड होगा। और उसके बाद इंश्योरेंस प्रीमियम जो बैंक ने डायरेक्टली पे कर दिया है अंडरस्टैंडिंग एडवाइस 600 का, तो यहाँ पे क्योंकि बेटा
कैश बुक में वो अभी तक डिडक्ट नहीं हुआ है अमाउंट, तो हम पासबुक में भी उस अमाउंट को ऐड कर देंगे। डायरेक्ट पेमेंट बाय बैंक लिखने के बाद 600 रुपीज को यहाँ पे ऐड करेंगे, क्योंकि कैश में वो माइनस नहीं हुआ तो पासबुक में भी हम उसको अभी ऐड करेंगे ताकि कैश बुक के बैलेंस तक पहुंच सके। और इसके बाद बैंक चार्जेस हमने कैश बुक में ट्वाइस एंटर्ड कर दिए हैं, रिकॉर्ड कर दिए हैं, मतलब 20 रुपीज हमने 2 बार यहाँ पे डिडक्ट किए हुए हैं। तो यहाँ पे हमें पासबुक में भी उसे एक बार दोबारा डिडक्ट करना होगा, रॉन्ग क्रेडिट इन द कैश बुक। ठीक है बेटा, क्योंकि पासबुक में एक ही बार हमने इनको जो है वो डेबिट किया है, तो हमें तो कैश बुक के अकॉर्डिंगली बैलेंस चाहिए, तो हम यहाँ पे एक बार फिर उसको यहाँ पे लेस करेंगे, जितने भी बैंक चार्जेस का अमाउंट है उसको यहाँ पे रॉन्ग क्रेडिट इन द कैश बुक। इसके बाद चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड टू बैंक फॉर पेमेंट, चेक इशू कर दिया है 500 का, पर बैंक में अभी तक प्रेजेंट नहीं किया गया है। इसका मतलब है कि 500 का चेक जो पेमेंट के लिए इशू किया गया है वो कैश बुक में उसको हमने रिड्यूस कर दिया, कैश बुक के बैलेंस को हमने रिड्यूस कर दिया है, तो हमें पासबुक के बैलेंस को भी यहाँ पे उतने अमाउंट के साथ रिड्यूस करना होगा। ठीक है, और इसके बाद चेक रिसीव्ड एंटर्ड ट्वाइस इन द कैश बुक, हमने चेक रिसीव किया था उसको 2 बार हमने रिकॉर्ड कर लिया है अपनी कैश बुक में। तो पासबुक के अकॉर्डिंगली हमने अभी तक एक अमाउंट तो रिकॉर्ड किया ही होगा, ऑलरेडी ऐड किया होगा 1000 का, पर क्योंकि कैश बुक में ये रॉन्ग डेबिट हुआ है तो हमें भी एक बार दोबारा उस अमाउंट को ऐड करना होगा ताकि हम कैश बुक के बैलेंस तक पहुंच सके। रॉन्ग डेबिट इन द कैश बुक 1000। और इसके बाद बिल डिस्काउंटेड डिसऑनर नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, बिल डिस्काउंटेड था तो वो अब डिसऑनर्ड हो गया है, मतलब कैश बैंक जो हमारा बैलेंस है वो रिड्यूस हो चुका है। तो पासबुक में तो हमने वो एंट्री रिकॉर्ड की हुई है, पर कैश बुक में अभी तक उसे हमने रिड्यूस नहीं किया है अपने बैंक बैलेंस को, तो यहाँ पे हमें भी दोबारा उसे ऐड बैक करना होगा। डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर्ड लिखने के बाद 5000 के अमाउंट। तो जो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है वो है बैंक हैड रॉन्गली अलाउड इंटरेस्ट ऑफ ₹5000 विच वाज रिवर्स्ड बाय इट ऑन 5 अप्रैल 2019। तो बेटा बैंक ने रॉन्गली हमें इंटरेस्ट अलाउ कर दिया है 5000 का, तो जो कि करेक्ट किया गया है 5 अप्रैल को, पर हमारी जो स्टेटमेंट बन रही है वो 31 मार्च को बन रही है। तो जब ये स्टेटमेंट हम बना रहे थे तब तक ये करेक्शन नहीं हुई थी, तो इसके अकॉर्डिंगली हमें पासबुक में ये करेक्शन करनी है 5000 की, जो कि रॉन्ग क्रेडिट है। तो कैश बुक में क्योंकि ये पोस्टिंग नहीं हुए, ये रिकॉर्डिंग नहीं हुए, तो हमें भी इस अमाउंट को यहाँ पे रिड्यूस करना होगा, रॉन्ग क्रेडिट इन द पासबुक 5000 के रूप में। तो बेटा जितनी भी ट्रांजैक्शन थी सबको हमने ऐड और लेस करने के बाद हमारा जो बैलेंस आ रहा है वो आ रहा है बैलेंस एज पर कैश बुक डेबिट 11,980। तो ये बेटा फेवरेबल बैलेंस को हमारे को शो कर रहा है। तो बेटा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है टीएस गरेवाल की बुक से वो है क्वेश्चन नंबर 18। तो इसकी स्टेटमेंट को हम रीड करते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 मार्च 2019। हमें 31 मार्च 2019 को बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करनी है, उसके लिए हमने फॉर्मेट ड्रॉ कर लिया है। और फर्स्ट ट्रांजैक्शन के अकॉर्डिंगली बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक ₹52,100 है। तो क्योंकि बैंक ओवरड्राफ्ट क्रेडिट बैलेंस होता है तो ये बिजनेस की लायबिलिटी को शो करता है, अनफेवरेबल बैलेंस है, तो इसको इसीलिए हमने नेगेटिव अमाउंट के तौर पे यहाँ पे शो किया है अमाउंट वाले कॉलम में। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है ड्यूरिंग द मंथ द टोटल अमाउंट ऑफ चेक्स फॉर ₹94,400 वर डिपॉजिटेड इनटू द बैंक बट वन चेक फॉर 11,116 हैज बीन एंटर्ड इनटू द पासबुक ऑन 5 अप्रैल। हमने टोटल चेक्स 94,400 के डिपॉजिट किए थे, पर उनमें से एक चेक जो है वो अभी तक जब हम ये स्टेटमेंट तैयार कर रहे हैं तब तक वो जो है पासबुक में एंटर नहीं हुआ था, लेट एंटर हुआ था 5
अप्रैल को। तो इस डेट पर हमें जो है रिकंसाइल करना है अपने बैलेंसेस को। तो हम क्या करेंगे कि जो अमाउंट अभी तक बैंक ने क्रेडिट नहीं किया है वो कैश बुक में से भी हम इसको हम यहाँ पे लेस कर देंगे ताकि हम पासबुक के बैलेंस तक पहुंच सके। तो चेक डिपॉजिटेड नॉट क्रेडिटेड बाय द बैंक 11,160। और इसके बाद जो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है, ड्यूरिंग द मंथ चेक फॉर ₹89,580 वर ड्रॉन इन फेवर ऑफ क्रेडिटर्स. Of them, one creditor 38,580 in cashed his check on 7th April, whereas another for 4,320 have not yet been encashed. तो ये दोनों जो चेक हैं बेटा वो 31 मार्च तक पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं हुए हैं। तो इसका मतलब है कि हमने तो इन चेक्स को बेसिस पे अपनी कैश बुक को रिड्यूस किया हुआ है, पर बैंक ने अभी तक इन अमाउंट्स को रिड्यूस नहीं किया है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों चेक्स के अमाउंट को यहाँ पे ऐड करेंगे। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 42,900 का अमाउंट आ रहा है दोनों को ऐड करने पे। और इसके बाद जो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है, एज पर इंस्ट्रक्शन बैंक ऑन 28th March पेड आउट 10,500 टू द क्रेडिटर बट बाय मिस्टेक द सेम हैज नॉट बीन एंटर्ड इन द कैश बुक। बैंक ने डायरेक्ट पेमेंट की है 10,500 की, तो हमें भी यहाँ पे ये जो है अमाउंट लेस करना होगा क्योंकि कैश बुक में ये रिकॉर्डिंग नहीं हुई है। तो डायरेक्ट पेमेंट टू क्रेडिटर बाय द बैंक 10,500 लेस होगा। और इसके बाद अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट ऑन 25th March ए डेटर डिपॉजिट डायरेक्टली इनटू द बैंक 9,000 पर बट द सेम हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। तो बैंक में डायरेक्टली पेमेंट कर दी गई है किसी भी हमारे एक कस्टमर द्वारा, तो क्योंकि कैश बुक में उसकी रिकॉर्डिंग नहीं है तो हम उस अमाउंट को यहाँ पे ऐड करेंगे क्योंकि हमें पासबुक के बैलेंस तक पहुंचना है। 9,000 का अमाउंट यहाँ पे हमारे पास ऐड होगा। और इसके बाद इन द मंथ ऑफ मार्च बैंक विदाउट एनी इंटीमेशन डेबिटेड हिज अकाउंट फॉर 120 एज बैंक चार्जेस एंड क्रेडिटेड द सेम फॉर 180 एज इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट का अमाउंट ये हमारी पासबुक में क्रेडिट हुआ है, मतलब पासबुक में ऐड हुआ है, और 120 का अमाउंट हमारी पासबुक में माइनस हुआ है। पर ये दोनों तरह की ट्रांजैक्शन कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं है, तो हम इसकी रिकॉर्डिंग कैसे करेंगे, बैंक ने जो डेबिट किया है उसको हम यहाँ पे माइनस करेंगे और जो बैंक ने क्रेडिट की है उसको हम यहाँ पे ऐड करेंगे क्योंकि हमें पासबुक के बैलेंस के अकॉर्डिंगली यहाँ पे बैलेंस चाहिए। तो इसके बाद जो लास्ट ट्रांजैक्शन है उसमें कैश डिपॉजिट करवाया है 5,780 इन बैंक वॉज रिकॉर्डेड एट 7,580। मतलब बैंक ने उससे ज्यादा जो है वो रिकॉर्ड कर दिया है, जबकि हमारा बैलेंस जो था वो सिर्फ 5,780 का था, पर बैंक ने कैसे रिकॉर्ड किया है 7,580। मतलब जितना भी अमाउंट ज्यादा रिकॉर्ड किया गया है वो कब रेक्टिफाई हुआ है, 31 मार्च 2019 को। इसका मतलब जिस डेट पे हम ये बना रहे हैं स्टेटमेंट अपनी 31 मार्च 2019 को, उसी दिन ये जो मिस्टेक थी बैंक की उसने इसको रेक्टिफाई कर लिया है। तो इसीलिए हम इस स्टेटमेंट में इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं करेंगे क्योंकि ये जो मिस्टेक है बैंक ने हमारी स्टेटमेंट बनाने से पहले ही जो है रेक्टिफाई कर दी है। तो इसीलिए ये ट्रांजैक्शन हमारी स्टेटमेंट में रिकॉर्ड नहीं होगी। तो सारी ट्रांजैक्शन को प्लस और माइनस करने के बाद हमारा जो बैंक बैलेंस आ रहा है एज पर पासबुक वो आ रहा है 21,800 जो कि डेबिट बैलेंस है और अनफेवरेबल बैलेंस को शो कर रहा है। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है टीएस गरेवाल की बुक का क्वेश्चन नंबर 25। इसमें इस क्वेश्चन में हमें जो बैलेंस दिया हुआ है वो डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक दिया हुआ है जो कि हमारे अनफेवरेबल बैलेंस को शो करता है। तो पहले स्टेटमेंट रीड कर लेते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर यू आर रिक्वायर्ड टू असरटेन द बैंक बैलेंस एज पर अपीयर्ड इन द कैश बुक ऑफ रमेश एज ऑन 31 अक्टूबर 2018। तो इसके अकॉर्डिंगली ही हम अपना जो है वो फॉर्मेट ड्रॉ कर लेंगे, अपना हेडिंग लिखने के बाद और डेट शो करेंगे और फॉर्मेट प्रॉपरली प्रिपेयर करेंगे। तो फर्स्ट जो ट्रांजैक्शन है बैंक
पासबुक शोड एन ओवरड्राफ्ट ऑफ ₹16,500 ऑन 31 अक्टूबर। तो क्योंकि डेबिट बैलेंस है और ओवरड्राफ्ट को शो करता है तो ये बिजनेस के लिए लायबिलिटी है, इसलिए हम इस अमाउंट को नेगेटिव अमाउंट के तौर पे यहाँ पे शो करेंगे। जो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है, इंटरेस्ट ऑफ ₹1,250 ऑन ओवरड्राफ्ट अप टू 31 अक्टूबर हैज बीन डेबिटेड इन द बैंक पासबुक बट इट हैज नॉट बीन एंटर्ड इन द कैश बुक। बैंक पासबुक में हमने 1250 के साथ अपना बैलेंस रिड्यूस कर दिया है, पर कैश बुक में ये अभी एंट्री नहीं हुई है। तो इसका मतलब कैश बुक को हमने में से ये अमाउंट हमने माइनस नहीं किया है, तो उसके बैलेंस तक पहुंचने के लिए हम इस अमाउंट को अभी यहाँ पे ऐड करेंगे। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट डेबिटेड इन पासबुक बट नॉट एंटर्ड इन कैश बुक, क्योंकि हमें कैश बुक के बैलेंस तक पहुंचना है, तो जो अमाउंट उसने अभी तक डिडक्ट नहीं किया है हम यहाँ पे उसको ऐड बैक करेंगे ताकि हम भी कैश बुक के बैलेंस तक पहुंच सके 1250। और जो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है, बैंक चार्जेस डेबिटेड इन बैंक पासबुक ₹35। बैंक चार्जेस जो है वो डेबिट हुए हैं, बैंक में से माइनस हुए हैं, तो कैश बुक में ये रिकॉर्डिंग नहीं है, तो इसको भी हम उसी बेसिस पे जैसे कि इंटरेस्ट वाली ट्रांजैक्शन की है यहाँ पे ऐड बैक करेंगे ₹35। बैंक चार्जेस डेबिटेड इन पासबुक ओनली। चेक इशू किया था हमने 31 अक्टूबर को बट नॉट प्रेजेंटेड टिल द डेट 11,500। चेक इशू किया है मतलब कि बैंक पासबुक में वो अभी तक रिड्यूस नहीं हुआ, पर कैश बुक में हमने वो रिड्यूस कर दिया है अमाउंट। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पासबुक को भी रिड्यूस कर देंगे चेक इशू नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट की ट्रांजैक्शन के लिए 11,500 के साथ। और चेक हमने बैंक में जो पेड किया है, डिपॉजिट किया है 31 अक्टूबर को, वो अभी तक कलेक्ट नहीं हुआ है और टिल द डेट वो 2,500 का अमाउंट जो है वो क्रेडिट नहीं किया गया है बैंक पासबुक में। तो कैश बुक तक पहुंचने के लिए हम उस अमाउंट को यहाँ पे ऐड करेंगे, क्योंकि कैश बुक में हमने उस अमाउंट को डेबिट कर दिया है, ऐड कर दिया है। तो 2,500 का अमाउंट यहाँ पे ऐड होगा। और इसके बाद इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट जो कि बैंकर्स ने कलेक्ट तो किया हुआ है और पासबुक में क्रेडिट भी किया हुआ है, पर कैश बुक में वो क्योंकि ऐड नहीं है तो यहाँ पे हम उसको माइनस करेंगे। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय द बैंक 1,800 का अमाउंट है, क्योंकि हमें कैश बुक तक पहुंचना था, उसके बैलेंस तक बेटा सारी ट्रांजैक्शन की पोस्टिंग के बाद जो हमारा नेट बैलेंस आ रहा है वो आ रहा है बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक 26,015, और ये हमारे क्रेडिट बैलेंस को शो करता है जो कि बिजनेस के लिए लायबिलिटी है, ओवरड्राफ्ट को शो करता है। तो स्टूडेंट आई होप कि आपके लिए आज का वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। मैंने एक ही वीडियो में कंप्लीट चैप्टर को कवर अप करने की कोशिश की है ताकि आपका टाइम ज्यादा ना वेस्ट हो, आपको बार बार अलग अलग वीडियो पढ़ें और आप एक ही वीडियो से अपने कंप्लीट चैप्टर को समझ सको और अपने पूरे चैप्टर को आसानी से कवर कर सको। और बच्चे आप मेरे साथ बने रहिए। गॉड ब्लेस यू, बी हैप्पी। हम जल्दी ही अपने नेक्स्ट इम्पोर्टेंट